नमस्कार दोस्तों, माधव पहल अकेडमी में दीपक सर आप सबके बीच में। आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो संविधान में संशोधन हुए हैं उसे बताऊंगा कि उससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है या किस प्रकार के नेचर से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी आपको डाउट संविधान संशोधन में होगा तो आप बिल्कुल हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक को जानना है तब आप वहाँ पे भी अपनी इंक्वायरी को व्हाट्सएप में आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या यूट्यूब में भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पूरा पीडीएफ आपको, अगर आप कोई कोर्स लेते हैं तो पूरा कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगा। माधव पहल अकेडमी में दीपक सर आप सबके बीच में। सीजीपीएससी 2022 में 140वां रैंक मैंने लाया था। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर में 6 मेंस मैंने लिखा है। वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्किंग हो। देखिए, अभी तक मेरे 250 से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि जब ये टॉपिक आपके पास आता है संविधान संशोधन के बारे में, तो इसमें कुछ भी छोड़ो, लेकिन 7 से 8 ऐसे अमेंडमेंट हुए हैं जिसे आपको छोड़ना ही नहीं है। वो न केवल प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी काम आएगा। जैसे कि सबसे पहले तो आपको इसकी प्रक्रिया के बारे में पता होना चाहिए। संविधान संशोधन जब होती है तो उसकी 3 प्रक्रिया होता है। ठीक है, 3 प्रकार से आप उसको संशोधन कर सकते हो। संशोधन के 3 प्रकार की प्रक्रिया आपके सामने मैं आपको बताऊंगा। एक जो प्रक्रिया होगा साधारण बहुमत से होगा, जिसे आप कोई भी संविधान का संशोधन अगर आप कर रहे हैं तो उसके कुछ विषय निर्धारित हैं, उसे आप साधारण प्रक्रिया से कर सकते हो। दूसरी जो प्रक्रिया होगी बच्चों, वो होगी विशेष बहुमत के माध्यम से। ठीक है, और जो तीसरी प्रक्रिया होगी बच्चों, वो विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की सहमति के साथ साथ में आप उस प्रक्रिया को कर सकते हो। तो यही चीज़ें हैं। जब संविधान संशोधन की बात आती है तो प्रक्रिया का नॉलेज पहले रखो और उसके बाद अमेंडमेंट पढ़ो। कई बच्चे अधिकतर क्या गलती करते हैं, डायरेक्ट पहला संशोधन, दूसरा संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन ऐसा पढ़ना चालू कर देते हैं। बट द करेक्ट मेथड इज, फर्स्ट यू हैव टू नो द प्रोसीजर, कैसा प्रक्रिया है, द काइंड्स ऑफ प्रोसीजर, कितने प्रकार के प्रक्रिया हैं। उसके बाद में आपको देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे फिर अमेंडमेंट हुए हैं। चलिए लेट्स डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। संविधान संशोधन पहले जो प्रक्रिया मैंने आपको बताया है साधारण बहुमत से होगा। ध्यान से समझिएगा, जब आप कोर्स हमसे लेते हैं किसी भी पीएससी का, व्यापम का, 250 से ज़्यादा बच्चे हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं, तब आप ये सब नोट्स आपको फ्री में मिलेगा, प्लस वीडियो लेक्चर भी मिलेगा। 800 वीडियो आपको दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ना है, हड़बड़ी नहीं करना है। और जो हड़बड़ी करेगा उसको जनरली इसमें नुकसान हो जाता है, तो बचना है हड़बड़ी से। ध्यान से इसको समझने की आपको कोशिश को करना है। ठीक है, क्योंकि जब आप ध्यान से इस चीज़ को समझते हो तो बेहतर रिलेट कर पाते हो। सबसे पहले ये बोल रहा है कि साधारण बहुमत से हम करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ विषय ऐसे होते हैं जो साधारण बहुमत से होते हैं। देखिए, ऐसे संशोधन के लिए इसमें क्या होता है, दोनों सदनों में, मतलब दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में उपस्थित तथा मत देने वाले जो सदस्य होंगे उनके आधे से अधिक की सहमति होनी चाहिए। मतलब ये बोल रहा है कि वहां पे जो टोटल उपस्थित है और जो मत देने को तैयार है, मतलब जो प्रेजेंट है और जो मत देना चाहता है, उसके आधे से अधिक, मतलब वहां पे जो है आधे से अधिक सदस्य वहां पे होनी चाहिए, उसकी सहमति का अप्रूवल वहां पे होनी चाहिए। मान लो 50% तो है +1। ठीक है, तो आधे से अधिक जो उस समय पे क्या है, उपस्थित है और मत देने के लिए तैयार है, तब साधारण बहुमत से आप क्या कर सकते हो, संशोधन उसे मान सकते हो। लेकिन इसमें बात बता रहा है कि ऐसे उपबंधों का संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। जैसे कि आप लोग जान रहे हो कि संविधान संशोधन 368 के माध्यम से होता है, लेकिन जब साधारण बहुमत के माध्यम से आप संशोधन कर रहे हो किसी विषय पे, तो उस जगह पे उसे 368 के द्वारा किया गया संशोधन नहीं माना जाएगा, बल्कि उसे केवल दोनों सदनों के, दोनों लोकसभा और राज्यसभा के अनुमति से, साधारण बहुमत से उसे क्या किया, आधे से अधिक जो वहाँ पे उपस्थित और मत देने वाले थे उनकी सहमति से संविधान का संशोधन हुआ। पहला प्रोसीजर क्लियर बेटा? अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्लास लेना है किसी भी प्रकार का, आप इसमें मैसेज छोड़ दो 9575204321। पीएससी का, व्यापम का, टीचर का, असिस्टेंट टीचर का, है ना, एनटीपीसी का, किसी भी प्रकार का कोई कोर्स लेना है तब आप कर सकते हो।
अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान से यहाँ पे समझना है। अब यहाँ पे दूसरा प्रक्रिया का बात हम लोग चर्चा करेंगे, जिसे हमको विशेष बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, ध्यान से चलिए। देखिए, विशेष बहुमत की जब बात आ रही है बच्चों, तो नाम से ही समझ आ रहा है कि कुछ तो इसमें स्पेशल होगा, कुछ तो ऐसा होगा कि इसमें विशेष बहुमत शब्द का चर्चा हुआ है या विशेष बहुमत शब्द देखने को मिल रहा है। ये क्या बोल रहा है कि ऐसे विषय पे संशोधन जिसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता हो। साधारण बहुमत से काम नहीं होगा, उपस्थित और मतदान का 50% से अधिक से काम नहीं चलेगा। ये क्या बोल रहा है कि जिन उपबंधों का संबंध भारत के संघीय ढांचे से संबंधित है, उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। संघीय ढांचा जो संघ के ढांचे से संबंधित है, उसके लिए, जैसे नागरिकता, उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जो संघ के ढांचे से संबंधित है। इसके बारे में और अच्छे से अगर आपको जानना है तब आप हमसे जो पैड कोर्स लेंगे उसमें और डिटेल आपको बताया जाएगा। अभी बस यहाँ पे समझिए कि जिन उपबंधों का संबंध जैसे भारत के संघीय ढांचे, मतलब संघ के ढांचे से संबंधित है, जो राष्ट्र के ऊपर बात आ जाती है, तब उस स्थिति में समझ लो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। कैसे? अब इसमें 368 के जो यहाँ पे अंतर्गत जो संशोधन है उसको देखिए, समझिए। यहाँ पे जितने भी, देखिए, उन्हें संघीय ढांचे से है और उन्हें छोड़कर अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जितने भी संशोधन माने जाने वाले शेष सारे उपबंध इसी वर्ग में शामिल है। 368 के अंतर्गत संशोधन, जो भी हम लोग संशोधन मानते हैं, जिस जिस कंटेंट का, जिस जिस विषय का इसके अंतर्गत संशोधन करेंगे, तो 368 के अंतर्गत संशोधन माने जाने वाले शेष जितने भी, मतलब शेष जो बचे हुए हैं, उस सारे उपबंध इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बस आपको समझना है, पहला संघीय ढांचा से संबंधित 368 के अंतर्गत संशोधन माने जाने वाले शेष सारे उपबंध इसी के अंतर्गत आएंगे विशेष बहुमत में। और इसमें जब भी विधेयक को सदन में रखा जाएगा, भाई कुछ भी संशोधन करोगे, कुछ अमेंडमेंट लाओगे तो विधेयक तो रखोगे ना, बिना विधेयक के तो संशोधन होगा नहीं। तो इसमें विधेयक को सदन की कुल संख्या का बहुमत हासिल होना तो चाहिए, कुल संख्या का बहुमत तो होना चाहिए, एवं प्रत्येक सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसी विधेयक पर जो लोग उपस्थित हैं, जो लोग मतदान करने वाले सदस्य हैं, कम से कम 2/3 के हिसाब से बहुमत भी होना चाहिए। समझ रहे हो कि कोई विधेयक को मान लिया आपने, रख दिया, समझ लेते हैं कि आपने उसको रखा, तो इसमें विधेयक को सदन की कुल संख्या का बहुमत हासिल तो होना ही चाहिए। मतलब अगर 100 लोग हो तो कम से कम 51 लोग उसकी उस सदन में समर्थन करें, तो ये क्या हो गया? बहुमत हो गया। लेकिन उसी प्रत्येक सदन में, दोनों सदन से ही तो होगा ना, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा जब दोनों सहमति देगा तब तो राष्ट्रपति उसमें क्या करेगा? सिग्नेचर करेगा। एक सदन में पास हो गया, एक में नहीं हुआ तो थोड़ी चलेगा। तो इसीलिए कह रहा है कि प्रत्येक सदन में जितने भी वहां पे सदन हैं, उस सदन में उस विधेयक पर जो उपस्थित है और जो मतदान देगा, उसके कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होगा, तभी विशेष बहुमत की प्रक्रिया को पूरी माना जाएगा। अगर 2/3 सदस्यों से कम लोगों ने सहमति दे दिया तो वह विधेयक लोकसभा में पारित नहीं होगा या राज्यसभा में वो पारित नहीं होगा। मिनिमम कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमति चाहिए। अर्थात केवल साधारण बहुमत से काम नहीं चलेगा, कुल संख्या का बहुमत पहला प्रायोरिटी, कि भाई वहां पे टोटल संख्या का क्या चाहिए? बहुमत चाहिए। लेकिन 2/3 सदस्यों का, जो सांसद हैं उस जगह पे, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा का हो, इनकी भी सहमति चाहिए। तब उस सदन में इंडिविजुअली, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसे पारित किया जाएगा, पूर्ण माना जाएगा, फिर अगले सदन में भेजा जाएगा। चाहे आप राज्य, मान लो लोकसभा में अपन ने रखा, लोकसभा में पारित हो गए तो राज्यसभा में चल दिया, तो वहां पे भी 2/3 सदस्यों का सहमति चाहिए, प्लस उस सदन में उसके लिए बहुमत भी चाहिए कि हाँ भाई हम इनिशियल बेसिस पे आपके साथ हैं।
समझ गए? तो इसमें मेनली आपको याद रखना है कि दोनों सदनों में 2/3 सदस्यों की सहमति इसमें चाहिए। पहले में क्या था, केवल साधारण बहुमत था, 100 लोगों में 51 लोगों ने सहमति दिया तो साधारण बहुमत से हो गया। दूसरे में साधारण बहुमत के साथ साथ विशेष बहुमत, मतलब 2/3 सदस्यों की सहमति, है ना। अब आएंगे हम किस में बच्चों, तो संसद के। अब देखना, विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए। विशेष बहुमत के अलावा कम से कम भारत के आधे राज्यों के विधानमंडल से भी सहमति लेना पड़ेगा। अगर कोई बड़ा मुद्दा है तो ऐसा संकल्प जिससे लग रहा है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता का सवाल है, तो वैसे स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, वैसे स्थिति में हमें विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए। विशेष बहुमत के अलावा पहला क्या बोल रहा है, विशेष बहुमत मतलब 2/3 सदस्यों की स्वीकृति, ये अप्रूवल तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ में आधे से अधिक राज्य, देखो कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल से, मान लो उदाहरण के लिए भारत में जितने भी राज्य हैं 28 राज्य हैं अगर, तो 28 राज्यों में 14 कम से कम राज्यों की सहमति होनी चाहिए। और केंद्र शासित प्रदेशों में जो राज्य है जहां पे क्या होता है, मुख्यमंत्री शासन करता है, वहां से भी हमको सहमति लेना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो चाहे दिल्ली और पौंडीचेरी की ही बात क्यों ना हो, आधे से अधिक राज्यों की सहमति मतलब यहां पे कम से कम 50% राज्यों की सहमति होनी चाहिए। आधे राज्यों की सहमति के बिना वो विधेयक पारित नहीं होगा। अब इस प्रकार का जो संशोधन है बच्चों, वो संघात्मक ढांचे से ही इसका संबंध है। ठीक है, कोई बड़ा कानून बनाना हो तब के लिए, जो संघ के संरचना पे प्रहार ना करे, छल कपट की स्थिति ना आए हमारे भारत के संविधान पे या हमारे भारत के गरिमा पर, तो संघात्मक ढांचे से इसका संबंध होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 368 के कंडिका नंबर 2 या अनुच्छेद 368 का पॉइंट नंबर 2, इसके अनुसार कह रहा है कि दोनों सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा पारित होना अनिवार्य है जब तक दोनों सदस्य, पहला कंडीशन मैंने बता दिया, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों सदनों से विशेष बहुमत की बात कर रहा है। कौन सा अनुच्छेद कर रहा है, आप ये आर्टिकल भी ध्यान रखें, अनुच्छेद 368 का 2 ये बात कह रहा है बच्चों। तो इसी के तहत ही ये डिसाइड हुआ, आप खुद से डिसाइड नहीं कर रहे हो। कहां पे लिखा है, 368 के पॉइंट नंबर 2 पे, कंडिका नंबर 2 पे लिखा है कि कम से कम इतने लोगों की सहमति होनी चाहिए। और दूसरा बोल रहा है कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इस आशय का संकल्प पारित करना चाहिए। तो ये दोनों बातें होनी चाहिए, तब जाके कोई कानून यहां पे बनाया जाएगा, तब जा करके कोई स्थिति ऐसी देखने को मिलेगी, तब जाके ये तीनों प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद देखिए, जब संविधान संशोधन की प्रक्रिया आती है तो इसके कुछ चरण होते हैं जिसके मैं शॉर्ट में समराइज कराऊंगा। ये तो आपने प्रकार देख लिया, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से। आपने क्या किया, यहाँ पे 3 प्रकार के अमेंडमेंट के जो प्रक्रिया होते हैं उसके प्रकार को आपने समझा, साधारण बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के समर्थन के द्वारा। ठीक है, अब ये बात तो आप समझ गए। अब हम देखेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया के कितने कितने चरण होते हैं। ठीक, संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी प्रारंभ किया जा सकता है। मैंने कहा था चाहे लोकसभा में करो या राज्यसभा में। अगर आपको किसी बॉडी में किसी चीज में संशोधन करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में, या किसी बिल को आपको पेश करना है, तो आप उसको, संविधान संशोधन की बात जब आ रही है तो लोकसभा में रख दो या राज्यसभा में, किसी में भी प्रारंभ हम कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट टू बी नोटेड, इस बातों को आपको समझना पड़ेगा बच्चों, तब आपको बहुत बेनिफिशियली फील होगा। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि यहाँ पे कुछ प्रक्रियाएं हैं जिसको आपको जानना पड़ेगा। ठीक, लेकिन अगर आप शॉर्ट में अगर आप समझ रहे हैं कि बिना पढ़े मेरे दिमाग में बैठ जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा। ठीक, देखिए
थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा। अगर आपको नोट करना पड़े तो आप बिल्कुल नोट करें, लेकिन पीछे ना हटे। देखिए दोनों सदनों में, अब इस बात को यहाँ पे फिर से मैं आपको इस प्रक्रिया के बारे में बता रहा हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, दोनों सदनों में विशेष बहुमत, कुल सदस्य संख्या का आधे या आधे से अधिक, ठीक, जो मैं आपको बताया हूँ 2/3 या अधिक सदस्यों के समर्थन से ही संविधान के पे संशोधन जो है पारित हो सकता है। संविधान का संशोधन इतना इजी नहीं है, ये चाहिए ही चाहिए विशेष बहुमत, ठीक है। कम से कम उतने सदस्य होना चाहिए या उससे ज्यादा हो तब चलेगा, लेकिन याद रखेंगे कि संविधान संशोधन के लिए आपको ये चीजें करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके होगा। लेकिन किसमें, तो ये दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में। तो पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि संयुक्त आपको क्या करे जाए, ज्वाइंट सिटिंग हो, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है ना। इस बात को याद रखना, कई बार घुमा के पूछ दिया जाता है, क्या कई बार लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त बैठक होगा तभी संविधान संशोधन होगा, तो नहीं, इस बात को याद रखो, पॉइंट नंबर 2। तीसरा, अब ये क्या बोल रहे हैं कि ऐसे विधेयक जो संविधान संशोधन से संबंधित हो, दोनों सदनों में क्या हो, अलग अलग पारित होना जरूरी है। मैंने कहा था कि प्रारंभ कहीं भी आप करो, लोकसभा में कर लो या राज्यसभा में कर लो, दोनों सदनों में पारित होना चाहिए और पृथक पृथक रूप से, अलग अलग रूप से पारित होना चाहिए। इसीलिए इसमें क्या कहा गया कि इसके लिए कोई संयुक्त बैठक की जरूरत नहीं है, बैठक करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग अपने अपने सदन में इस पे आप क्या करो, प्रश्न उठाओ या उस पर प्रोसीजर करो। अगला, संघात्मक ढांचे से जुड़े विषय पर कम से कम आधे राज्यों के, जो मैंने आपको बताया, विधानमंडल का समर्थन होना आवश्यक है, तभी इसे सफल माना जाएगा। और उसके बाद में सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद विधेयक किसके पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति क्या करता है, उसमें हस्ताक्षर कर देता है। अब यहां से हम लोग चालू करेंगे, इस दोनों पॉइंट को आप थोड़ा अच्छे से समझिए। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अनुमति देने के लिए क्या है, बाध्य है। इस बात को देखो, यहां पे इस पॉइंट नंबर को समझो। इस चीज को बताने का, इतने डिटेल में मेहनत करने का मतलब क्या है बच्चों, तो सीधी सी बात है, जब आप पूरे तह तक जाने रहोगे किसी चीज को, तब आप बेहतर तरीके से प्रश्न को डील कर सकते हो। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अनुमति देने के लिए क्या है, बाध्य है, मतलब उसको देना पड़ेगा। ये किस में पता चला, तो 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा ये इस चीज को यहां पे क्या कर दिया, बाध्य बना दिया गया। लेकिन आगे की कहानी सुनो, ठीक है। अब यहां पे बोल रहा है, संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए, मतलब पेश करने के लिए राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। ये भी इस पॉइंट को यहां पे देख लो, ठीक। ये दोनों पॉइंट अगर पूछे तो हूबहू ऐसे ही डिट्टो आपको सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसके कुछ शक्तियां हैं, कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशन है संविधान संशोधन की, है ना, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए 90 ये एकदम शॉर्ट में आप लोग जान लो, मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये प्रश्न आता है, ठीक है। इसको अगली वीडियो में आपके बीच में मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा होता है तो आप बोर हो जाते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोगों को जानना ही पड़ेगा, शंकरी प्रसाद के साथ क्या हुआ या गोलकनाथ के साथ आपका क्या हुआ, ये सब चीज़ें अगर आप जान लेते हो तो शॉर्ट में, चलिए मैं इसी में बता देता हूँ, क्योंकि सज्जन सिंह बनाम राजस्थान या गोलकनाथ, ये सब का क्वेश्चन आता है। कम से कम ये 2 टॉपिक आप जान लो, संविधान संशोधन की शक्ति पर क्या सीमाएं हैं, क्या क्या लागू लिमिटेशन है। देखिए 1965 की जब बात आती है ना, मैं ज़्यादा नहीं घुमाऊंगा, सीधे पॉइंट की बात करूंगा। 1965 में ये क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैं इस चीज़ को रखा हूं आपके बीच में। 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामले की जब बात आती है, ठीक है, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, 1965 में सज्जन सिंह ने राजस्थान के न्यायालय में जा करके उन्होंने पिटीशन जारी किया और उसमें पूछा, तो वहां पे पता चला कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ये रिप्लाई आया, उच्चतम न्यायालय ने बताया कि जब भी
कभी भी ऐसा 368 के तहत अगर संशोधन होगा, ठीक है, तो मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ऐसा पहला स्टेटमेंट 1965 में आया। मतलब लोगों ने यह समझ लिया कि भाई कब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है, उच्चतम न्यायालय कह रहा है कि 368 के अंतर्गत मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, तो पीएससी तुमसे पूछेगा क्या मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। अब देखना यहां से चरण को कैसे पकड़ना, इसके स्टेप को पकड़ना। पहला बात हमने यहां पे समझा कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन याद रखना कि मूल ढांचों में परिवर्तित नहीं कर सकता, अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकता, किसी के अधिकारों को हनन नहीं कर सकता, सब पता चलेगा। ठीक है, केरल के बारे में भी बताऊंगा और बता भी चुका हूं। जो बच्चे जिनको मेरी टीचिंग स्किल अच्छी लगती है, 6 टाइम मैंने मेंस लिखा है, 140 रैंक CGPSC मैंने लाया है, वर्तमान में इंडियन गवर्नमेंट में वर्किंग हूँ, 250 से ज़्यादा बच्चे मेरे सेलेक्टेड हैं। अगर आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट रणनीतिबद्ध क्लासेस लेना चाहते हैं, सिस्टमेटिक क्लासेस जो एप्लीकेशन में प्रोवाइड होगा, तब आप हमारे नंबर पे संपर्क करें 9575204321। इस नंबर पे संपर्क करके आप व्हाट्सएप कर लें, हमारी टीम से पेमेंट करें और कोर्स में आप इनरोलमेंट लें और ये पूरा नोट्स आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, ऑल जीएस। अब देखिए, अब यहाँ पे आता है बात किसका, गोलकनाथ का। अब यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि गोलकनाथ के केस में क्या बात हुई थी, ये भी पूछा जाता है। तो देखिए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, कई बार सिर्फ इसको पूछ दिया जाता है कि 1965 में क्या किसके संदर्भ में बात आई, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, या उन सज्जन सिंह का संबंध किससे है, राजस्थान राज्य से। वैसे ही गोलकनाथ का संबंध किससे है, 1967 से, और किस राज्य से है, तो पंजाब राज्य से। इसमें ऐसे ही पूछा जाता है, प्रश्नों को समझना है बारीकियों से, तब बेहतर आप परफॉर्मेंस दे सकते हो। अब ये 1967 की बात है। उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 368 के अंतर्गत भी संसद को यह शक्ति नहीं है कि वह मूल अधिकारों को छीने या न्यून कर सके। पहले इन्होंने कहा कि 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, फिर बाद में इन्होंने कहा कि हम यह शक्ति भी संसद को नहीं देते कि मूल अधिकारों को छीने या मूल अधिकारों को न्यून करे। समझ रहे हो, ये बात है, न्यून मतलब छोटा करे, या मूल अधिकारों में जो मिले हुए हमके फंडामेंटल राइट है उसको कम करे, कंप्रेस करे। ठीक है, तो ये बात यहां पे आया। ये दोनों बातें, पहला कहा मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है, फिर बाद में कहा कि नहीं हो सकता। तो ये पूछा जाता है बेसिक चीजें, इसीलिए आपको बताया। अब देखना है केशवानंद भारती का केस कि इसमें क्या होता है। फिर अपना स्टेटमेंट यहां पे एक देता है सुप्रीम कोर्ट, फिर स्टेटमेंट देगा। ध्यान से समझिएगा इस बात को। इसको बताने का मतलब यही था कि सज्जन सिंह का केस क्या है, केशवानंद भारती का केस क्या है, गोलकनाथ का केस क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसीलिए मैं आपके बीच में उसको रखा। अब देखिए, स्पेशली अब बात है 1973 केशवानंद भारती का केस, बहुत ही ज्यादा बड़ा केस। इसका 3 प्रश्न। 1973 में किसने वाद लगाया, केशवानंद भारती ने। किस राज्य का था, केरल का था। अब इसमें क्या बात आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है, जब ये पिटीशन लगाते हैं, पूछते हैं क्या मूल अधिकारों में वाकई में संशोधन किया जा सकता है। ऐसा ऐसा केस हमको शंकरी प्रसाद में देखने को मिला था, और ऐसा ऐसा केस आप बाद में स्टेटमेंट बदल दिए। तो क्या आप सही में कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि 24वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है वो वैध है, अर्थात वैलिड है। 24वां संविधान संशोधन बताया था ना मैं, तो वो कह रहा है कि वैध है, अर्थात अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन हुआ जा सकता है या किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट यहां पे पहले बोला कि क्या बोला, याद करो, नहीं कर सकते, फिर बोलते हो पहले कर सकते हो, फिर नहीं कर सकते, अब फिर बोल रहा है क्या, 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। दूसरा बात वो बोल रहा है, अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त जो विधि शब्द है, विधि शब्द में अनुच्छेद 368 के तहत जो भी संशोधन होगा वो शामिल नहीं है। तो इसीलिए प्यारे, अनुच्छेद 13 जो अल्पीकरण है, अनुच्छेद 13 को पढ़ के कौन कमेंट करो, बताओ अनुच्छेद 13 में क्या है, अनुच्छेद 13 क्या कहता है, संविधान का आर्टिकल 13। ठीक है, तो अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द है, जो लॉ शब्द है, वो विधि शब्द में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो भी संशोधन होगा वो शामिल नहीं है।
ठीक है, अर्थात यहां पे बताया जा रहा है कि मूल अधिकारों में संशोधन तो किया जा सकता है, परंतु मूल अधिकारों के मूल ढांचों में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। तेरा मतलब अल्पीकरण उसका नहीं कर सकते। जो भी आपको मिले हैं, मान लो खाने के लिए 6 रोटी आपको दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, समझा रहा हूं खाली, संविधान मान लो 6 रोटी खाने को दिया है, तो छीन के उसको 4 रोटी 3 रोटी नहीं कर सकते। हाँ, ये कर सकते हैं कि उसको थोड़ी सी रोटी के साथ में घी लगा दें, बटर लगा दें। ठीक है, अर्थात अलाभकारी परिवर्तन या न्यून आपके मूल अधिकारों में या मूल ढांचों में परिवर्तन वो नहीं करेगा, जिस राष्ट्र की एकता और अखंडता पे प्रश्न उठे। अब आगे देखिए, अब यहां पे कई प्रश्न ऐसा आया कि भैया मूल ढांचे में कहीं परिवर्तन तो ना हो जाए। मान लो संविधान में आपने कह दिया कि आप मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हो, तो क्या वाकई में नेता अपने लाभ के लिए मूल ढांचे को ही बदल देंगे, बेसिक स्ट्रक्चर को बदल देंगे फंडामेंटल राइट का? तो अब देखिए इस पॉइंट को समझिए। तो यहां पे आगे इस बात को समझो, किंतु संसद जो संसद है, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर संसद बनता है, तो किंतु संसद संविधान का संशोधन करके संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकती। अर्थात जो फंडामेंटल जो आपका ढांचा है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, उसको आपका अल्पीकरण या न्यूनीकरण या उसको निरसन नहीं किया जा सकता। याद रखेंगे, थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकता है, संविधान का संशोधन बिल्कुल कर सकता है, लेकिन जब मूलभूत ढांचे की बात आती है तो मूलभूत ढांचे में आपका चेंजेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको जब भी पूछा जाए कि मूलभूत ढांचे का सिद्धांत किसने दिया, तो आप बता देना केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ठीक है, बस इतनी बातें आप जान लो। और यहां पे जो आधारभूत महत्व के संशोधन हुए थे, यहां से अपन चालू करेंगे कि कितने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए थे अगली वीडियो में। आई होप कि आपको मेरी टीचिंग स्किल अच्छी लगी होगी और समझाने का तरीका और टेक्निक, इस जटिल टॉपिक को सरल तरीके से बताने का मैंने कोशिश किया था। और इससे भी और सरल और कंप्लीटली आपको एक प्लानिंग बेस्ड क्लास लेना है, तब आप क्या करें, आप प्ले स्टोर में माधव पहल एकेडमी के एप्लीकेशन जाकर के डाउनलोड करें, अपने पसंद का कोर्स वहां से परचेस करें। केवल एक पेमेंट पे CGPSC, CG व्यापम, रेलवे, NTP से कंप्लीट क्लासेस भी मिलेगा। और कई बच्चे केवल SI का तैयारी करना चाहते हैं, उसको भी बहुत ही न्यून फीस में मात्र 24-2500 रुपये में पूरा SI का मिलेगा। CG सेट का पेपर 1 का मिलेगा, कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। बीच बीच में हम आपको लाइव भी लेंगे, रिकॉर्डेड इसलिए ताकि आप अपने टाइमिंग के हिसाब से पढ़ सको। कई लोग जॉब वाले होते हैं, कई लोग नॉन वर्किंग होते हैं। ठीक है, और हाँ यार, अगर इतना मेहनत अच्छा लगता हो तो बिल्कुल कमेंट करके अपनी उपस्थिति दर्शाएं और इसे अपने स्टेटस में इस लिंक को पेस्ट करें ताकि 4 लोगों को भी ऐसी क्लास मिल सके। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और सपने देखना कभी बंद ना करें, क्योंकि आप देखेंगे नहीं तो पूरा कैसे करेंगे। जय हिंद।